नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर कट टू कट। और सबसे पहले बात रूस की, जहां भारी बर्फबारी के चलते 13 गाड़ियां आपस में टकरा गई। एक गाड़ी में जबरदस्त आग भी लग गई और जब तक लोग आग पर काबू पाते तब तक काफी देर हो चुकी है। बर्फबारी में हाईवे पर इन गाड़ियों की टक्कर से जाम जैसे हालात बन गए। तस्वीरें रूस के रोस्तोव की हैं। ट्रक, टैंकर और कार एक दूसरे से भिड़ गईं। इसी टक्कर में इस कार में आग लग गई। सफेद वादियों में कार से उठती लपटें विकराल हो रही थी। अचानक बर्निंग कार में हुआ तेज धमाका और शोलों का बवंडर हाईवे के दूसरे छोर तक पहुंच गया। गनीमत रही कि इस हादसे को रिकॉर्ड कर रही इस गाड़ी तक आंच नहीं आई, वरना इस गाड़ी को चपेट में लेने में वक्त नहीं लगता। धमाके में कार के पर खच्चे उड़ गए और हाईवे पर दूर दूर तक मलबा बिखर गया। और अब बात राजस्थान के भीलवाड़ा की, जहां पर विधायक जी के सम्मान में आतिशबाजी हुई और आतिशबाजी आगजनी में तब्दील हो गई। और तस्वीर देखिए, विधायक जी सफाई दे रहे। आगजनी की वजह से ये मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई और ये बस धुंधु कर जल उठी। दरअसल पारोली कस्बे में जहाजपुर विधानसभा के बीजेपी कैंडिडेट गोपीचंद मीणा पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत में आतिशबाजी शुरू कर दी, जिसकी चिंगारी वहां घास से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पर जा गिरी और भीषण आग लग गई। आग की चपेट में ये दोनों गाड़ियां आ गई। बीजेपी कैंडिडेट का कहना है कि उनके आने से पहले ही आग लग चुकी थी। बाद में दमकल भी पहुंची और तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। और अब बात बिहार के बेगूसराय की, जहां पर सपना चौधरी के कार्यक्रम में भगदड़ मच गई। एक शख्स की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बेगूसराय के भरोला गांव में छठ के मौके पर सपना चौधरी का कार्यक्रम आयोजित करवाया गया था। खबरों के मुताबिक रात करीब 12 बजे सपना चौधरी स्टेज पर पहुंची तो लोगों ने पहले हूटिंग की और फिर स्टेज के करीब पहुंचने लगे। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस दौरान लोग बैरिकेडिंग तोड़कर स्टेज तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई। बताया जा रहा है कि सपना के फैंस एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकने लगे, जिसके बाद पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। इस वजह से बाद में भगदड़ मच गई और साजन कुमार नाम के युवक की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। कार्यक्रम में सपना के अलावा कलाकार सुदेश भोसले और हंसराज हंस भी आए थे। और अब बात पंजाब की, जहां पर पहले संदिग्धों ने कार लूटी, फिर जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकियों के छिपे होने की खबर आई और अब खबर है जाकिर मूसा के छिपे होने की। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े इस आतंकी जाकिर मूसा के अमृतसर में देखे जाने की खबरों के बाद पंजाब पुलिस ने उसके पोस्टर रिलीज किए हैं। गुरदासपुर में और दीनानगर थाने की पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है और कोई जानकारी मिलने पर साझा करने की अपील की जा रही है। जाकिर मूसा के पोस्टर दीनानगर लगे ने कोई दरबाल वो ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਲਾਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵੇ ਇਮੀਡੀਏਟ। जाकिर मूसा घाटी के खूंखार आतंकियों में शामिल है। मूसा ने 2013 में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन ज्वाइन किया। 2017 में मूसा ने हिजबुल से किनारा किया। जाकिर मूसा कश्मीर में इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। जाकिर मूसा ने कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को सरेआम मजहब की लड़ाई करार दिया है और वो वहां के अलगाववादी नेताओं को भी धमकाता रहता है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना करतूत लगातार जारी है। शोपिया में 18 साल के एक शख्स को आतंकियों ने मार दिया। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने सोफिया के सफनगरी इलाके में रहने वाले नदीम मंजूर को गुरुवार रात को अगवा किया था। सुबह निकलोरा पुलवामा से उनका शव बरामद किया गया। आतंकियों ने मंजूर पर इतनी बर्बरता ढाई कि उनका शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था। जाहिर है कश्मीर की लड़ाई का फरेब करने वाले आतंकी आम कश्मीरियों को ही मौत की घाट उतार रहे हैं। हाल फिलहाल के दिनों में ऑपरेशन ऑल आउट से घबराए आतंकियों ने कई बेगुनाह कश्मीरियों की हत्या की है। अक्टूबर 2018 तक जम्मू कश्मीर में पुलिस के 40 जवान शहीद हुए। अनंतनाग, पुलवामा, कुलगांव और शोपिया में आतंकियों ने सबसे ज्यादा वारदात की। 28 अक्टूबर को आतंकियों ने सीआईडी के सब इंस्पेक्टर इम्तियाज अहमद मीर की हत्या कर दी। वो छुट्टी लेकर माता पिता से मिलने जा रहे थे। इससे पहले 22 अगस्त को बकरीद के दिन 3 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई। 30 जुलाई को सीआरपीएफ जवान नसीर अहमद रातेर की हत्या कर दी गई। 21 जुलाई को कांस्टेबल मोहम्मद सलीम शाह की हत्या हुई। तो वहीं 5 जुलाई को शोपिया में जावेद अहमद डार आतंकियों की बर्बरता का शिकार हुए। शोपिया में नदीम मंजूर की हत्या के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। और अब बात दिल्ली की, जहां दिल्ली सचिवालय में तैनात एक पुलिसकर्मी ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली और खुदकुशी की वजह जानकर महकमा भी हैरान है। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल सुसाइड केस की थ्योरी को इस वीडियो ने परत दर परत बेनकाब कर दिया। दिल्ली सचिवालय में तैनात हेड कांस्टेबल सोहनवीर सिंह ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट में इसी वीडियो का जिक्र किया। उनका आरोप था कि गुरुवार को उनके ससुराल वालों ने बर्बर पिटाई की थी और जान से मारने की कोशिश की। वीडियो में पुलिस की वर्दी में दिख रहा शख्स मृतक सोहनवीर का साला है, जो यूपी पुलिस में है और नोएडा में तैनात है। दरअसल सोहनवीर और उसकी पत्नी में अनबन रहती थी। इसी का बदला लेने के लिए उन पर जानलेवा हमला किया गया। मृतक सोहनवीर ने सुसाइड नोट में मारपीट और घरेलू कलह का जिक्र किया। इसी से आजी जाकर उन्होंने मौत को गले लगा लिया। दिल्ली पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है।
दिल्ली के बाहरी इलाके में जब विजिलेंस टीम ने छापा मारा अवैध का एक्शन के खिलाफ, तो फिर विजिलेंस टीम पर खुद हमला हो गया और हमले के पीछे आरोप लग रहा है दिल्ली पुलिस के जवानों पर। खून से लथपथ ये दिल्ली पुलिस की विजिलेंस टीम है जिन पर छापेमारी के दौरान जानलेवा हमला हुआ। छापेमारी के दौरान जानलेवा हमले में जख्मी टीम ने आरोप दिल्ली पुलिस पर ही लगाया। दरअसल गुरुवार देर शाम बाहरी दिल्ली के रणहौला इलाके में विजिलेंस टीम शराब और जुए के अवैध अड्डों पर शिकंजा कसने गई थी। जैसे ही टीम पहुंची, ईंट और पत्थरों से उन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए और मौके से संचालक और उसके गुर्गे फरार हो गए। खून से लथपथ जवानों ने अपना वीडियो बनाया। विजिलेंस टीम ने आरोप लगाया है कि बीट पर तैनात पुलिसकर्मियों की शह पर यह हमला किया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ की पुलिस लाइन में औचक निरीक्षण किया तो आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अपने सख्त तेवर के लिए मशहूर योगी आदित्यनाथ का अंदाज यहां भी नहीं बदला। लखनऊ के पुलिस लाइन में योगी ने चप्पे चप्पे का जायजा लिया, अस्तबल भी पहुंचे, घोड़ों को गुड़ खिलवाया, अफसरों को नसीहत दी तो पुलिस लाइन में फैली गंदगी को लेकर नाराजगी भी जता दी। औचक निरीक्षण के दौरान गंदगी देखकर योगी ने सवाल किए तो अधिकारी बगलें झांकने लगे। गंदगी है, अभी सफाई नहीं होती है, सब कूड़ादान रखा हुआ है, कूड़ादान रखा हुआ, लेकिन उसका एक तरफ उसको रखते कायदे से ठीक किए होते, नगर निगम से बातचीत करके सफाई की जल निकासी की व्यवस्था प्रॉपर किए होते। योगी यहाँ करीब 45 मिनट तक रुके रहे। सभी अधिकारियों को साफ सफाई और निर्माण के आदेश दिए। महिला पुलिसकर्मियों के खान पान की भी जानकारी ली और फिर वहाँ से चले गए। तब कहीं जाकर अधिकारियों ने राहत की सांस ली। सीबीआई वर्सेस सीबीआई मामले में सीवीसी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी है, जिसमें आलोक वर्मा को राहत नहीं मिली है। देश की सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को सीलबंद कवर में सोमवार तक जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने सीवीसी रिपोर्ट पर कहा कि आलोक वर्मा पर लगे कुछ आरोपों का तो समर्थन नहीं करती, लेकिन रिपोर्ट में कुछ बातें आलोक वर्मा के खिलाफ हैं और उन पहलुओं पर आगे जांच की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को सीवीसी की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सौंपी जाए। कोर्ट ने आलोक वर्मा से कहा कि वो सीवीसी की रिपोर्ट पर सीलबंद कवर में सोमवार तक जवाब दाखिल करे। कोर्ट ने बोला है कि ये रिपोर्ट श्री आलोक वर्मा को दी जाएगी सील्ड कवर में और सरकार को भी दी जाएगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राकेश अस्थाना के वकील मुकुल रोहतगी की सीवीसी रिपोर्ट की कॉपी देने की मांग को ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव को भी राहत दी। कोर्ट ने कॉमन कॉज एनजीओ की उस दलील पर विचार नहीं किया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी हमले लगातार जारी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जहां नोटबंदी और जीएसटी का मुद्दा उठाया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही अंदाज में सियासी हमला किया। दिग्गजों के दंगल में कोई किसी से कम नहीं। जुबानी जंग तेज है तो पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अलग अलग शहरों में रैलियां करते नजर आए। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने अलग ही अंदाज में हुंकार भरी। अंबिकापुर में वो नए अंदाज में नजर आए। सभा की शुरुआत में सरगुजा के पारंपरिक वाद्य यंत्र मांदर को करीब 20 सेकंड तक बजाया और फिर कांग्रेस की विरासत की सियासत पर सवाल दाग दिए। इस चुनाव के अंदर उनकी 4 पीढ़ी ने देश के लिए क्या काम किया, उसका हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अच्छी तरह सुन लो, नोटबंदी से बड़ा घोटाला इस देश की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। ये संग्राम इसी अंदाज में मध्य प्रदेश में भी नजर आया, जहां शिवराज सिंह के कामकाज को लेकर दोनों ओर से सवाल जवाब की जंग दिखी। इस भीड़ में कितने युवाओं को पिछले 15 साल में, पिछले 4 साल में रोजगार दिया? हाथ उठा के दिखा दो। देखिए, एक हाथ नहीं उठा यहाँ पे। हमारे घोर विरोधी पंडित पैरामीटर निकाल दें। शिवराज जी की सरकार ने 15 साल में जो किया है वो कांग्रेस वाले 55 साल में नहीं कर पाए। जाहिर है चुनाव तूफानी हो चुका है और इस तूफान में एक दूसरे की सियासत को लेकर संग्राम छिड़ा है। नतीजा 11 दिसंबर को सामने आएगा, लेकिन फिलहाल जंग जारी है। 25 साल से निर्दलीय विधायक रहे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने नई पार्टी का ऐलान कर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर बदलने का पेशकश की है। वहीं साथ ही साथ SC/ST एक्ट का विरोध करके अपने चुनावी एजेंडे को भी साफ कर दिया है। राजा भैया की नई पार्टी का नाम है जनसत्ता पार्टी। हालांकि उन्होंने इसके अलावा जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी और जनसत्ता दल के नाम भी चुनाव आयोग को भेजे हैं। पार्टी सिंबल के लिए भी उन्होंने चुनाव आयोग को लेटर लिखा है। 30 नवंबर को वो लखनऊ के रमाबाई मैदान में SC/ST एक्ट के विरोध में रैली भी करने वाले हैं। मोटा कहा जाए तो प्रक्रिया ये होती है कि पहले विवेचना तब गिरफ्तारी, लेकिन पार्लियामेंट ने कहा कि नहीं, पहले गिरफ्तारी विवेचना होती रहेगी। ये न्याय संगत नहीं, न्याय उचित नहीं। राजा भैया की बातों से उनकी सियासत की दशा और दिशा साफ झलक रही है और माना जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वो अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं और उनकी नजर यूपी के राजपूत वोटर पर है, जो सूबे में करीब 8% है। 50 से ज्यादा सीटों पर इसका असर है और माना जाता है कि ये दूसरे वोटरों को भी प्रभावित करते हैं। यूपी के राजपूत वोटर्स में राजा भैया काफी लोकप्रिय माने जाते हैं और अब वो खुलकर मैदान में हैं।
और आर्थिक आधार पर आरक्षण की भी वकालत कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में एनडीए में घमासान लगातार दिख रहा है। खासकर सीटों के बंटवारे को लेकर शहमात का खेल चल रहा है कुशवाहा और जेडीयू के बीच। उपेंद्र कुशवाहा जहां बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं, वहीं ऐसा लगता है कि जैसे जेडीयू का साथ मिलने के बाद बीजेपी कुशवाहा को बहुत ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं। खबरों की माने तो उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी आलाकमान के सामने 4 सीटों की मांग की थी, लेकिन बीजेपी 2 से ज्यादा सीटें देने को राजी नहीं दिखती। हालांकि इसको लेकर कोई बयान तो नहीं दिया जा रहा, लेकिन जेडीयू नेताओं की बातें बहुत कुछ कह रही हैं। किसी के जाने आने से नुकसान नहीं होता है, एक धारा होती है। देखिए, जो भी अभी एनडीए की स्थिति जो है वो काफ़ी अच्छी है और हम काम के आधार पर एनडीए को अच्छी स्थिति में मानते हैं। खबरों की माने तो एनडीए में टूट की संभावना बढ़ गई है। जेडीयू नाराज है और कहा तो ये भी जा रहा है कि अगले हफ्ते कुशवाहा के परवाह किए बगैर ये ऐलान किया जा सकता है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। चलिए अब देश के अपराध जगत की खबरें आपको दिखाते हैं। क्राइम कट टू कट। यूपी के शाहजहांपुर के कांट इलाके में सड़क किनारे एक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। आशंका है कि युवती के साथ रेप के बाद उसकी हत्या की गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक लड़की के नाक और मुंह से खून निकलने के निशान हैं। इससे पहले भी यहाँ 4 अलग अलग लड़कियों की लाश मिल चुकी है। ऐसे में राज गहराता जा रहा है। यूपी के बदायूं जिले में 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई और कई राउंड फायरिंग भी की गई। गोलीबारी में 2 सगे भाइयों को गोली लगी। वारदात के बाद से अलापुर के ककराला इलाके में तनाव है। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में 2 गुट मरने मारने पर उतारू हो गए थे। यूपी के मऊ जिले में रिवॉल्वर साफ करते वक्त एक वकील के बेटे को गोली लग गई और हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ दिया। जांच में पता चला कि लाइसेंस रिन्यूअल के लिए रिवॉल्वर की सफाई कर रहे थे और अचानक गोली चल गई और सीधे सिर में लग गई। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। नवी मुंबई के कोपर खैरने इलाके में एक फ्लैट से बुजुर्ग की लाश मिली है। लाश की शिनाख्त विजय कुमार धाउत्रे के तौर पर हुई। बताया जा रहा है कि विजय केंद्र सरकार के रिटायर्ड अधिकारी थे और ऑडिटर पद से रिटायर हुए थे। विजय के सिर और मुंह पर किसी हथियार से जख्म के गंभीर निशान मिले हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। संतों की मांग है कि लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, तो बीएचपी भी संतों की इस मांग के साथ खड़ी हो चुकी है। राम मंदिर को लेकर दिल्ली में साधु संत पहले ही धर्मादेश जारी कर चुके हैं और अब बीएचपी 25 नवंबर को इस मुद्दे पर अपनी ताकत का एहसास कराने जा रही है। तो वहीं शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी अयोध्या पहुंचकर हिंदुत्व की हुंकार भरेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना रावे हसन नदवी को मंदिर निर्माण के पक्ष में एक प्रस्ताव तक भेज दिया है। दूसरी ओर योग गुरु बाबा रामदेव का मानना है कि राम मंदिर निर्माण में अब देरी ठीक नहीं, संसद में कानून बने और जल्द से जल्द भगवान राम का भव्य मंदिर बने। संसद में कानून लाओ और मंदिर जल्दी से जल्दी बनाओ। फिलहाल अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा में शामिल होने के लिए देश भर के राम भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है और जय श्री राम के उद्घोष से अयोध्या नगरी गूंज रही है। चलिए अब आपको दिखाते हैं खेल की खबरें स्पोर्ट्स कट टू कट में। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले सोशल साइट्स पर फोटो अपलोड किए। विराट कोहली की अगुवाई में दौरे पर 3 T20, 3 वनडे और 4 टेस्ट मैच खेलेगी टीम इंडिया। आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड में कल ऑस्ट्रेलिया से होगा भारत का सामना। दोनों ही टीमें पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। जीतने पर पूल में टॉप पर रहेगी टीम इंडिया। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने आज ही के दिन लिया था संन्यास। 16 नवंबर 2013 को विंडीज के खिलाफ खेला था आखिरी टेस्ट। कैंडी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ जो रूट ने जड़ा शतक। रूट ने खेली 124 रन की पारी। इंग्लैंड की कुल बढ़त 278 रन की हुई। ट्रेन में सफर के दौरान एसी बोगियों में तौलिए दिए जाते हैं ताकि आपकी यात्रा आरामदेह रहे, लेकिन अब खबर आई है कि इस तरीके की तमाम चीजों की चोरी हो रही है और यह आंकड़ा 14 करोड़ के पार चला गया है। दौड़ती ट्रेनों की लग्जरी बोगियों में हेराफेरी का मामला सामने आया है। एसी क्लास में करोड़ों की चादर, कंबल, तौलिए गुम हो गए और किसी को कानों कान खबर नहीं लगी। यात्री अपने साथ उठा ले गए या फिर बोगी के अंदर मौजूद कर्मचारियों ने खेल कर दिया, बड़ा सवाल है। मगर आंकड़े देखिए, 2017-18 के दौरान एसी बोगियों से तौलिया, चादर और कंबल गायब हैं। इनकी कुल कीमत 14 करोड़ रुपए बताई जा रही है। करीब 21,32,246 बेडरोल आइटम गायब हैं, जिनमें 12,83,415 तौलिए, 4,71,077 चादर और 3,14,952 तकियों के खोल चुरा लिए गए। इतना ही नहीं, वॉशरूम से मग, फ्लैश पाइप और शीशों की चोरी की रिपोर्ट भी सामने आई है। मैटरनिटी लीव को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। 26 हफ्तों की छुट्टी में 7 हफ्तों की सैलरी अब केंद्र सरकार देगी।
सरकार की ओर से ये भुगतान कंपनियों को किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कंपनी की तरफ से गर्भवती महिला को छुट्टी देने में कोताही न बरती जाए। हालांकि सरकार उन्हीं महिलाओं को छुट्टी पर कंपनी को भुगतान करेगी जिनकी मासिक तनख्वाह 15,000 रुपए से ज्यादा हो। ये नियम प्राइवेट और सरकारी दोनों कंपनियों के लिए है। दरअसल पिछले साल सरकार ने मैटरनिटी लीव को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया था। इसके बाद ऐसी शिकायतें आने लगी कि कंपनियां गर्भवती को छुट्टी देने में कतरा रही हैं, जिसके बाद ये फैसला किया गया। मंत्रालय का मानना है कि उसने 14 हफ्तों की अतिरिक्त मैटरनिटी लीव का प्रावधान दिया था, इसलिए अब महिला की इन 14 में से आधे यानी 7 हफ्तों की तनख्वाह के लिए वो कंपनी को भुगतान कर देगी, ताकि महिलाओं को प्रेगनेंसी के बाद काम पर लौटने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। श्रम विभाग भी इस प्रस्ताव पर राजी हो गया है। राशि का भुगतान लेबर वेलफेयर सेस से किया जाएगा। और अब बात गजा तूफान की, जिसके चलते पूरे तमिलनाडु समेत कोस्टल इलाके में लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और तेज बारिश हो रही है। तमिलनाडु के नागापट्टिनम कोस्टल को हिट करने के बाद गजा तूफान आगे बढ़ा, मगर समंदर की लहरें अभी भी डरा रही हैं। ऊंची ऊंची लहरों के करीब जाने की मनाही थी, मगर लोग समंदर किनारे देखे गए। तूफान के आने के बाद से ही तमिलनाडु के तटवर्ती जिलों में तेज हवाएं और बारिश होने लगी। बड़े बड़े पेड़ तिनके की तरह उखड़ गए, कच्चे मकानों की छत उड़ गई, वहीं आशियानों में दरारें भी पड़ गई। तूफान के भयावह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी चपेट में आकर अब तक 11 लोगों की मौत हो गई। करीब 80,000 लोगों को रिलीफ कैंप में भेजा गया। 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अमेरिका का कैलिफोर्निया अभी भी लगातार जल रहा है। 600 लोग लापता हैं। मानो सुपर पावर इस भयंकर आग के सामने सरेंडर कर चुका है। दुनिया की महाशक्ति का सिस्टम भी भीषण आग के सामने सरेंडर कर चुका है। 10 दिनों से धधक रही आग कब बुझेगी, पूरी दुनिया में यही सवाल कौन रहे हैं। नॉर्थ कैलिफोर्निया के पैराडाइज में आग से सबसे बड़ी तबाही हुई। देखिए, 85 साल के सबसे भयंकर आग की जद में जितने भी इलाके आए वो तहस नहस हो गए। इंसानी बस्तियां राख के ढेर में तब्दील हो गई। उत्तरी कैलिफोर्निया में आग से 12,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं। मरने वालों का आंकड़ा 70 के पार चला गया और अभी भी करीब 40,000 लोग रिलीफ कैंप में वक्त काटने को मजबूर हैं। कैलिफोर्निया की आग पर काबू पाने के लिए अब सेना को भी ग्राउंड जीरो पर उतारा गया है। बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप 17 नवंबर को प्रभावित इलाकों का दौरा कर सकते हैं। चलिए अब आपको देश के साथ साथ दुनिया की कुछ अहम खबरें दिखाते हैं वर्ल्ड कट टू कट में। वॉशिंगटन डीसी में इस सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। इसका असर यह हुआ कि व्हाइट हाउस पर बर्फ की मोटी परत जमा हो गई। इसके साथ साथ कैपिटल हिल और अमेरिका की नामचीन इमारतें सफेद हो गई। बताया जा रहा है कि न्यूनतम पारा 0 के करीब तक चला गया था। व्हाइट हाउस में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नौसैनिकों से मुलाकात की। उनके साथ अमेरिका की फर्स्ट लेडी भी थी। अपनी स्पीच में ट्रंप ने वादा किया कि वो जल्द ही नेवी बेस का दौरा करेंगे। साथ ही मॉडर्न आर्म फोर्सेस को लेकर भी बड़े प्लान का जिक्र किया। रोहिंग्या शरणार्थियों ने बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में विरोध प्रदर्शन किया और म्यांमार भेजने के फैसले पर विरोध दर्ज कराया। दरअसल बांग्लादेश से वापस म्यांमार भेजने की खबरों के चलते शरणार्थी शिविरों में डर और आशंका का माहौल बन गया है। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार समूहों ने कहा है कि किसी को भी जबरन वापस न भेजा जाए, क्योंकि म्यांमार में अभी भी हालात ठीक नहीं है। श्रीलंका के पीएम महिंदा राजपक्षे ने ऐलान किया है कि वो स्पीकर के फैसले को चुनौती देंगे, जिसमें उन्होंने अविश्वास मत के बाद इस्तीफा देने को कहा था। राजपक्षे की पार्टी का दावा है कि स्पीकर विक्रमसिंघे के इशारे पर एक तरफा और अलोकतांत्रिक फैसला कर रहे हैं। और अब बात चिली की करते हैं, जहां पर अपने साथी की मौत के बाद युवाओं का गुस्सा इतना भड़का कि पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई। हंगामा मचा रहे छात्रों पर काबू पाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इतने से भी बात नहीं बनी तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। ये घटना चिली की राजधानी सैंटियागो में गुरुवार को हुई। दरअसल एक युवक की मौत के बाद छात्रों का गुस्सा भड़का। जुआन नाम के ये छात्र ट्रैक्टर चला रहा था, तभी किसी ने उस पर फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। जुआन चिली के मैपुशे इलाके का रहने वाला था, जहां से हाल ही के दिनों में कई हिंसक वारदातों की खबर आई है। तो अमेरिका के कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी भी हो रही है और इसी बर्फबारी के बीच एक पांडा का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रुई की फाहों के मानिंद आहिस्ता आहिस्ता बर्फ गिर रही है और बर्फ की मोटी परतों पर मस्ती करता ये पांडा सोशल मीडिया की दुनिया में वाशिंगटन डीसी का ये जिमी नाम का पांडा चर्चा और सुर्खियों में है। कभी वो बर्फ की चादर पर लेटकर अठखेलियां करता तो कभी पेड़ पर चढ़कर मौसम का लुत्फ उठाता। तस्वीरें स्मिथसोनियन नेशनल जू की हैं, जहां बर्फबारी में पांडा की मस्ती का ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। उसके अलग अलग अंदाज की चर्चा है। मस्ती भरे इस वीडियो को लाखों हिट मिल रहे हैं। लोग दिलचस्पी के साथ शेयर भी कर रहे हैं। बताया जाता है कि ये पांडा 2 साल पहले चीन के जू से लाया गया था, लेकिन अपने अनोखे अंदाज की वजह से ये अमेरिका के सबसे बड़े जू में सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। चलिए अब आपको सिनेमा जगत की कुछ बड़ी खबरें दिखाते हैं सिनेमा कट टू कट में। दीपिका पादुकोण जल्द ही मैडम तुसाद के संग्रहालय की शोभा बढ़ाती नजर आएंगी। मैडम तुसाद के आधिकारिक हैंडल ने दीपिका की शादी के अवसर पर ट्विटर पर यह खुलासा किया कि वो दीपिका की मॉम की मूर्ति का अनावरण जल्द ही करने जा रहे हैं। दुआ कबूल करता है, मैं सिर्फ कैश लेता हूँ। इमरान हाशमी काफी वक्त के बाद एक दमदार फिल्म के साथ वापस आ रहे हैं।
इमरान हाशमी की आने वाली फिल्म चीट इंडिया का टीजर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें काफी समय से चली आ रही एजुकेशन सेक्टर की कमियों को दिखाया गया है। इमरान हाशमी का इस फिल्म में कैरेक्टर काफी दमदार है, जो कि इस फिल्म में नकल में ही अकल है को दर्शाता है। इस फिल्म को 25 जनवरी 2019 यानी अगले साल रिलीज किया जाएगा। पिछले काफी वक्त से मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर की शादी की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि दोनों ने ही इस बात पर चुप्पी साधी हुई है। हाल ही में दोनों की एक पार्टी फोटो सामने आई है, जिसमें दोनों एक दूसरे के बेहद करीब नजर आ रहे हैं। इस फोटो को देखकर ये माना जा रहा है कि अब ये जोड़ी अपने रिलेशन को लेकर धीरे धीरे सामने आ रही है। चलिए खबर कट टू कट में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।